नमस्कार। आजकल ये फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेस का चलन काफी तेज है और इसी में एक बड़ा नाम स्मार्ट वर्क्स अपना आईपीओ लेकर आ रहा है। आज हम इसी आईपीओ को गहराई से देखेंगे। हमारे पास जो भी जानकारी है अलग अलग लेखों और रिसर्च से, उसके आधार पर मकसद यही है कि इसके जो खास पहलू हैं उन पर बात करें। मतलब क्या अच्छा है, क्या मौके हैं और हाँ, जोखिम क्या है वो भी। तो चलिए सीधे बात करते हैं स्मार्ट वर्क्स की। ये कंपनियों को फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेस देते हैं। आईपीओ खुला है 10 से 14 जुलाई। प्राइस बैंड है 387 रुपए से 407 रुपए प्रति शेयर जी। और लॉट साइज 36 शेयरों का है। मतलब कम से कम करीब 14,000 रुपए लगाने होंगे। लिस्टिंग 17 जुलाई को होनी है, बीएसई और एनएसई दोनों पर। जी। और ये जो पूरा इशू है ये करीब 583 करोड़ का है। इसमें समझने वाली बात ये है कि 445 करोड़ तो फ्रेश इशू है, यानी नया पैसा कंपनी में आएगा। अच्छा। और करीब 138 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, यानी ओएफएस। इसमें मौजूदा निवेशक अपना हिस्सा बेच रहे हैं। अच्छा, तो ये मिक्स है। फ्रेश इशू वाला पैसा तो कंपनी के पास ही जाएगा ना, शायद एक्सपेंशन वगैरह के लिए। बिल्कुल। इसमें से बड़ा हिस्सा करीब 226 करोड़ रुपए वो नए सेंटर्स के फिट आउट और सिक्योरिटी डिपॉजिट में जाएगा और करीब 114 करोड़ से कंपनी अपना कर्ज चुकाएगी। बाकी पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। तो हाँ, फोकस ग्रोथ और कर्ज घटाने दोनों पर है। एक और इंटरेस्टिंग बात है इसमें, एंकर निवेशक। हाँ, एंकर इन्वेस्टर्स का क्या रहा? बड़े नाम हैं, जैसे टाटा म्यूचुअल फंड, एक्सिस, आदित्य बिरला। इन्होंने लिस्टिंग से पहले ही 407 के भाव पर करीब 174 करोड़ लगा दिए हैं। तो ये दिखाता है कि इंस्टीट्यूशंस को कंपनी पर कुछ भरोसा तो है। हाँ, ये तो अच्छा साइन है, इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस। लेकिन रिटेल मार्केट का क्या मूड है? जीएमपी वगैरह कैसा चल रहा है? जीएमपी मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम, वो 10 जुलाई तक 30 या 33 रुपए के आसपास था। ओके। यानी करीब 7-8% का प्रीमियम। तो अंदाजा ये है कि लिस्टिंग शायद 440 के आसपास हो सकती है। ठीक है। पहले दिन का सब्सक्रिप्शन भी ठीक था, कुल 52% भर गया था। रिटेल वाला हिस्सा 60% और एनआईआई वाला लगभग पूरा। हाँ, क्यूआईबी यानी जो बड़े इंस्टीट्यूशनल खरीदार हैं, उनका खाता खुलना बाकी था। उस पर नजर रखनी होगी आगे। ठीक है, मतलब शुरुआती रुझान तो पॉजिटिव लग रहा है, पर कंपनी का जो बिजनेस है उसकी बुनियाद क्या है? मतलब ये आंकड़े तो ठीक है, पर असल में कंपनी करती क्या है, कितने बड़े स्केल पर? स्केल तो काफी बड़ा है। भारत में 15 शहरों में 50 सेंटर हैं इनके और सिंगापुर में भी 2 हैं। कुल मिला के 9 मिलियन वर्ग फुट जगह और करीब 2 लाख सीटें। ये काफी बड़ा ऑपरेशन है। बाप रे, 9 मिलियन स्क्वायर फीट। हाँ, और इनका फोकस ज्यादातर मीडियम से लेकर बड़ी कंपनियों पर रहता है। ये अक्सर पूरी बिल्डिंग ही लीज पर ले लेते हैं, जिसे वो कैंपस स्टाइल कहते हैं। लगभग 80% रेवेन्यू बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट से ही आता है। अच्छा, एंटरप्राइज फोकस है मतलब। जी, और ग्रोथ तो वाकई बहुत तेज रही है। रेवेन्यू देखें तो FY23 में 711 करोड़ था, वो FY25 में 1374 करोड़ हो गया। ये करीब 39% CAGR है। 39% सालाना ग्रोथ। और एडजस्टेड ईबिटा मतलब ब्याज, टैक्स, डेप्रिसिएशन से पहले की कमाई, वो तो कमाली है। 36 करोड़ से बढ़कर 172 करोड़। ये करीब 117% CAGR है। 117% ईबिटा ग्रोथ, ये तो बहुत ही प्रभावशाली आंकड़े हैं। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि कंपनी अभी भी लॉस में है। पिछले साल मतलब FY25 में करीब 63 करोड़ का नेट लॉस। ये कैसे? मतलब ईबिटा इतना बढ़ रहा है और नेट लॉस? हाँ, ये एक बहुत अहम पॉइंट है। कंपनी नेट लेवल पर घाटे में है, ये सच है। इसकी एक बड़ी वजह है इंड AS 116 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अच्छा, वो लीज वाला। हाँ बिल्कुल। इसके तहत जो लंबी अवधि की लीज होती हैं, उन्हें बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी दोनों तरह दिखाना पड़ता है। इससे कागज पर डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाती है, भले ही कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो ठीक ठाक हो। ओह, तो ये अकाउंटिंग का इम्पैक्ट है। जी, तो निवेशकों को सिर्फ नेट प्रॉफिट नहीं देखना चाहिए, बल्कि ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और कैश फ्लो पर भी ध्यान देना होगा। समझ गया। मतलब घाटा शायद उतना चिंताजनक ना हो जितना पहली नजर में लगता है, अगर ऑपरेशंस मजबूत हैं। अच्छा। और इनका मुकाबला किससे है मार्केट में? ऑफिस का नाम काफी सुना है। हाँ, ऑफिस इनकी सीधी लिस्टेड कॉम्पिटिटर है। उसका वैल्यूएशन करीब 4,800 करोड़ है। स्मार्ट वर्क्स का IPO के बाद अपर प्राइस बैंड पर वैल्यूएशन करीब 4,645 करोड़ बन रहा है।
ओ, तो लगभग बराबर ही है। हाँ, बिल्कुल करीब। तो ये देखना होगा कि स्मार्ट वर्क्स का जो ये बड़ी कंपनियों पर फोकस वाला मॉडल है, वो ऑफिस या दूसरों के मुकाबले कितना सस्टेनेबल रहता है। तो निवेशकों के लिए मतलब खास बातें क्या ध्यान में रखनी चाहिए? निचोड़ क्या है? देखिए, जीएमपी को देखते हुए लिस्टिंग पर कुछ गेन की उम्मीद तो बन रही है। ग्रोथ के आंकड़े, खासकर ईबिडा लेवल पर, काफी मजबूत हैं। कंपनी जो पैसा जुटा रही है, उसे ग्रोथ और कर्ज घटाने में लगा रही है, ये भी ठीक दिशा लगती है। जोखिम यही है कि कंपनी अभी नेट प्रॉफिट में नहीं आई है और ये लीज वाली लायबिलिटीज काफी ज्यादा हैं, जिनका असर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर दिखता है। निवेशकों को प्राइस टू बुक रेशियो जैसे मेट्रिक्स पर भी नजर रखनी चाहिए। वो करीब 8.4 आ सकता है। 8.4, ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? हाँ, ये दिखाता है कि मार्केट कंपनी की एसेट्स के मुकाबले प्रीमियम देने को तैयार है, शायद ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए। और हाँ, सब्सक्रिप्शन के दौरान क्यूआईबी का क्या रुख रहता है, वो देखना बहुत जरूरी होगा। तो संक्षेप में कहें तो तेज ग्रोथ वाली कंपनी है, बड़े क्लाइंट्स पर फोकस है, लेकिन अभी प्रॉफिट नहीं बना रही और अकाउंटिंग की वजह से लायबिलिटी ज्यादा दिखती हैं। बिल्कुल सही कहा। स्मार्ट वर्क्स इस फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस सेगमेंट में एक मजबूत खिलाड़ी है। आईपीओ से जो पैसा आ रहा है वो भी सही जगह लग रहा है। बस निवेशकों को ग्रोथ की संभावनाओं और जो मौजूदा वित्तीय स्थिति है, खासकर वो लीज वाली देनदारियां, उनके बीच एक बैलेंस बनाकर फैसला लेना होगा। और हाँ, एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम। जैसे जैसे ये ऑफिस कल्चर और वर्क फ्रॉम होम का मिक्स बदल रहा है, क्या स्मार्ट वर्क्स का ये जो बड़ी कंपनियों पर फोकस वाला एंटरप्राइज सेंट्रिक मॉडल है, ये लंबी रेस में ज़्यादा टिकाऊ साबित होगा? ये देखना वाकई दिलचस्प रहेगा।